बात करते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू यूनिट नंबर 3 को, जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी। देखिए सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। ये क्या होता है, ये गाइडलाइंस है जो कि बैंक फॉलो करती है ये डिसाइड करने के लिए कि एक बैंकिंग रिलेशनशिप बनाए या ना बनाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैंक रिस्क को मैनेज करती है। कौन कौन से रिस्क को मैनेज करती है? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क हुआ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग का रिस्क हुआ, मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी शुड स्टेट दैट अ बैंक विल नॉट ओपन एन अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेगी। ऑप्शन ने कह रहा है विच इज ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। मतलब कि सीएपी अलाउ करेगी अकाउंट जो कि ऑपरेट किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा अकाउंट होल्डर के बिहाफ में, लेकिन प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारा बी कर रहा है प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी। क्या मतलब हुआ कि बैंक क्या करती है कि अकाउंट ओपन करती है प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, फिर इसका मान लीजिए कोई लॉयर है, तो ये सभी हमारे कहलाते हैं प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी। तो बैंक क्या करती है कि इन सभी के लिए अकाउंट ओपन करती है ताकि क्लाइंट फंड को रख सके, टू होल्ड क्लाइंट फंड। ठीक है, क्लाइंट फंड को रखने के लिए बैंक इन सभी के लिए अकाउंट ओपन करवाती है जब तक एएमएल और केवाईसी प्रोसीड्यूर को फॉलो किया जा रहा हो। ठीक है, ऑप्शन सी कर रहा है इन बेनामी नेम। इसको समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेगी बेनामी नेम में, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट जो है ना एक पर्सन के नाम में ओपन किया गया, ठीक है, जिसको बेनामीदार बोलते हैं। वन पर्सन यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, बेनामीदार। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल ऑनर है, एक्चुअल ऑनर जो यानी कि जो बेनिफिशियल ऑनर है, ठीक है, वो कोई और है। तो ये प्रैक्टिस को यूज किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ को हाइड करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए। तो इसीलिए बेनामी नेम में इसका सही आंसर होगा बेनामी नेम। क्यों? क्योंकि बेनामी नेम का मतलब यही होता है कि एक्चुअल ऑनर को छिपाया जा रहा है और इससे आप इलीगल एक्टिविटीज़ को ये मिलता है। और लास्ट करा है विदाउट अ पैन। देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को रिक्वायर होता है कुछ कंट्री में टैक्स पर्पस के लिए, लेकिन सीएपी आप किसी अकाउंट एप्लीकेशन को पैन के बेसिस पे सोलली रिजेक्ट नहीं कर सकती है, दूसरे फैक्टर को भी देखा जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि बैंक जानना चाहती है एग्जैक्टली कि उनके कस्टमर कौन है और कोई सीडी बिजनेस को अवॉइड करना चाहती है। एक ऐसा अकाउंट ओपन करना किसी दूसरे के नाम में बेनामी, ये समझिए कि आप जान ही नहीं रहे, जिसका से ट्रबल आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या स्टेट करता है बैंक का। चलिए अगला सवाल है कि जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है वो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कितने फंड के लिए करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना क्या होता है, बैंक को अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है जो कि इंटरनेशनल फंड भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या होता है, क्रिमिनल जो है इलीगल ऑब्टेन्ड मनी को के सोर्स को हाइड करना चाहते हैं। फिर एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी अवॉइड करने के लिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। चलिए पहला ऑप्शन कर रहा है 50,000 एंड अबव। तो दोस्तों कुछ कंट्रीज के पास हायर थ्रेशोल्ड हो सकता है स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के लिए, लेकिन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरली रिक्वायर होता है ऑल इंटरनेशनल ट्रांसफर। फिर बी कर रहा है कि ओवर 50,000, वही बात तो बराबर ही है। सी, अब देखिए सही जवाब क्या है इसका, एनी नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइमिंग नहीं है, एनी वैल्यू हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो देखिए समझिए कि आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको आईडी दिखाना पड़ता है ना, कि ये प्रूव करने के लिए कि आप कौन हैं। उसी तरह बैंक को जानना पड़ता है कि कौन पैसा भेज रहा है, कौन पैसा रिसीव कर रहा है इंटरनेशनली, ताकि चीज़ें सेफ और लीगल रहें। चलिए ये बातें समझ में आई। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, एनी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनआरआई के केस में अकाउंट ओपन करवाना है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट का कॉपी किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल है कि हु कैन सर्टिफाई एनआरआई केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले एनआरआई का मतलब समझते हैं ना आप। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो जब भी कोई एनआरआई अकाउंट ओपन करवाता है भारत में तो उसको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ केवाईसी सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये वेरीफाई करता है कि कॉपी जो है ना ओरिजिनल का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि जो जज होते हैं वो कौन होते हैं, जज एक लीगल अथॉरिटी होते हैं। जज इज अ लीगल अथॉरिटी, राइट। सो जज इज अ लीगल अथॉरिटी। इनके पास पावर होता है डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने का, टू सर्टिफाई डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास रिलायबल तरीका है एनआरआई के आइडेंटिटी को कंफर्म करने का। तो अब मैं आपको ऑप्शन को दवाई चलता हूँ। पहला कर रहा है एनआरआई हिमसेल्फ। तो देखिए सेल्फ अटेस्टेशन यानी कि आप डिक्लेरेशन को साइन कर रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल होता है कुछ केस में, लेकिन बैंक को सर्टिफिकेशन चाहिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा। एम्प्लॉयर ऑफ द एनआरआई, तो एम्प्लॉयर टिपिकली के पास एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी नहीं होता है,
एनी बैंक ब्रांच, तो सारे बैंक ब्रांच ऑथराइज नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ जज। तो देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट समझिए कि इंपॉर्टेंट पेपर होता है अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, तो ये श्योर करना कि वो रियल है। एक जज जो कि हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है वो उसे स्टाम्प कर देगा स्पेशल सील के साथ, जो कि कहेगा कि उसने सारे कॉपीज को चेक किया है। इससे क्या होता है कि बैंक ट्रस्ट कर सकती है कि एनआरआई के बारे में कि हाँ जो है वो वही है कि नहीं है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल रहेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल रहेगा, इसमें मैं आपको डेली बेसिस पे आपको टारगेट प्रोवाइड करूंगा कि आज का आपका ये टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है ना कि एक बड़ा काम को करने के लिए हमें उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और प्रत्येक पार्ट पे फोकस करना चाहिए। बेसिकली हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक बड़ा टास्क है जेआईबी को क्लियर करना। हमने क्या किया? उसको डेली बेसिस पे टारगेट बना दिया। आपको डेली क्या करना है? 1 से 2 घंटा जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं बस आपको उतना फॉलो करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, लास्ट 3 साल से मैं ऑब्जर्व किया हूं पेपर को अच्छे तरीके से, और मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप उस टॉपिक को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड डेली क्विज देंगे, वीकली क्विज देंगे, मंथली क्विज देंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा आईएन among the document stated below which is not an OVD। OVD होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, रिकॉग्नाइज अथॉरिटी इशू करती है। इसको आप यूज करके एक पर्सन की आइडेंटिटी को या एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है केवाईसी पर्पस के लिए। तो सबसे पहले कि ऑप्शन ए करा है पैन कार्ड। तो पहले हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। देखिए पैन कार्ड एक तरह का ओवीडी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड को प्राइमरीली इनकम टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है और ये आइडेंटिफाई करता है टैक्स पेयर को और वो ये उसको इनकम से लिंक करता है। ठीक है, इसके अंदर केवल आपका नाम रहेगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपका एड्रेस नहीं रहेगा। फिर जॉब कार्ड बाय नरेगा। तो जॉब कार्ड जो कि गवर्नमेंट नरेगा स्कीम में इशू किया जाता है, तो समझिए कि इसके अंदर नाम रहेगा, इसके अंदर एड्रेस रहेगा और इसके अंदर फोटो भी रहेगा, यानी कि ये वैलिड ओवीडी है। लेटर बाय एनपीआर। तो एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक लेटर इशू करती है, इसमें आपका नाम, एड्रेस या दूसरा डिटेल रहेगा जिस कारण से ये ओवीडी होगा। या प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। तो देखिए स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक आधार कार्ड होना ये आपके डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन से लिंक होता है आधार डाटाबेस पे, जो कि ओवीडी की तरह काम करता है। तो समझिए ओवीडी जो होता है ना एक सुपर ऑफिशियल आईडीज है, तो उनके में नाम, एड्रेस और खासकर फोटो होना चाहिए ताकि ये प्रूव कर सकें कि आप कौन है। ठीक है, लेकिन पैन कार्ड तो इंपॉर्टेंट है टैक्स पर्पज के लिए, लेकिन इसमें सारा डिटेल नहीं होता जिसमें ओवीडी में चाहिए। तो सही जवाब क्या है इसका? पैन कार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इन केस ऑफ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड एनी इंडिविजुअल विद होल्डिंग मोर देन %% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इज बेनिफिशियल ऑनर। बहुत अच्छा सवाल है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे समझिए व्हाट इज बेनिफिशियल ऑनर एंड शेयर होल्डिंग। देखिए दोस्तों बेनिफिशियल ऑनर कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि अल्टीमेटली कंपनी को कंट्रोल करता है। तो कंपनी को कंट्रोल करना ये किसका काम है? बेनिफिशियल ऑनर का काम है। तो चाहे उसका नाम जो है डायरेक्टली शेयर होल्डिंग के लिस्ट में ना आए, लेकिन फिर भी वो कंपनी को कंट्रोल करे। तो ये कंट्रोल कैसे कैसे आ सकता है? ये कंट्रोल आ सकता है वोटिंग राइट से। दिस कंट्रोल कैन कम थ्रू वोटिंग राइट। ये कंट्रोल जो है मैनेजमेंट का जो डिसीजन है उस पर इन्फ्लुएंस के कारण से आ सकता है, मैनेजमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस, या कुछ दूसरे तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि थ्रेशोल्ड क्या है। तो बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया जो रेगुलेशन है वो डिफाइन करता है कि शेयर होल्डिंग का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो बेनिफिशियल ऑनरशिप का प्रिजम्पशन है इन अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? अनलिस्टेड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस कंपनी को स्टॉक ब्रोकर पे लिस्ट ना किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई इंडिविजुअल जो है उस परसेंटेज से ज्यादा होल्ड करता है तो उसको बेनिफिशियल ऑनर माना जाएगा जब तक वो प्रूव ना किया जाए। तो देखिए सबसे पहले कॉमन जो थ्रेशोल्ड है प्रिजम्पटिव बेनिफिशियल ऑनरशिप, किसी अनलिस्टेड कंपनी में प्रिजम्पटिव बेनिफिशियल ऑनरशिप का जो कॉमन थ्रेशोल्ड है वो है कितना है? 25%। मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई अनलिस्टेड कंपनी है, क्या है? अनलिस्टेड कंपनी है, और उसमें से किसी आदमी को समवन, ठीक है, वो 25% ऑफ द शेयर से ज्यादा होल्ड करता है, तो उसे प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो एक बेनिफिशियल ऑनर है। उसके पास बर्डन होगा विद द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टिंग टू हिम इफ दे क्लेम अदरवाइज। 15% नहीं होगा, कुछ कंट्रीज में है लोअर थ्रेशोल्ड, लेकिन 25% वाइडली यूज किया जाता है। 30% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि कंपनी जो है ना, कंपनी का जो ऑनरशिप है वो एक तरह का पाई है। क्या है? पाई।
तो एक अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है कि जो भी आदमी क्वार्टर मतलब 1/4 25%, तो जो भी आदमी जो है ना स्पाई का 25% से ज़्यादा शेयर खरीदता है तो उसको कहा जाएगा बेनिफिशियल ऑनर माना जाएगा। ये एक जनरल रूल है, ठीक है, ये पॉइंट समझना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेनिफिशियल ऑनर होने के लिए अनलिस्टेड कंपनी में क्या कंडीशन है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक शुड फ्रेम देयर केवाईसी पॉलिसी इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग 4 की डॉक्यूमेंट विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी CAP के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिसी के अंदर आउटलाइन किया जाता है कि क्या क्राइटेरिया बैंक यूज करे ये डिसाइड करने के लिए कि अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है किसी कस्टमर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। इससे बैंक जो है रिस्क को मैनेज कर सकती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। CAP जो है कुछ फैक्टर को कंसीडर करता है, जैसे कस्टमर के कौन सा टाइप है, उनका बिजनेस एक्टिविटी क्या है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा CIP क्या होता है, ये प्रोसीड्यूर इंश्योर करता है कि बैंक को पता होना चाहिए एग्जैक्टली उनके कस्टमर कौन है। इसके अंदर हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इससे क्या होता है कि क्रिमिनल को हम रोक सकते हैं फेक आइडेंटिटी को यूज करने से। तीसरा होता है हमारा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि बैंक मॉनिटर करती है कस्टमर के ट्रांजैक्शन को ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सके। हम कोई अनयूजुअल पैटर्न को देखते हैं, लार्ज ट्रांजैक्शन देखते हैं, हाई रिस्क कंट्री में ट्रांजैक्शन को देखते हैं, तो ये होता है हमारा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। और लास्ट होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, एसेस करना और रिस्क को मिटिगेट करना आता है। तो सिंपल सी बात है, बस समझिए कि केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, समझिए ये हुआ कि आप किसी को जान रहे हैं इससे पहले कि आप उसे इनवाइट कर रहे हैं अपने हाउस में, यानी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। तो एक अच्छा केवाईसी पॉलिसी के अंदर कुछ सिक्योरिटी मेजर होगा कि यानी कि हु कैन कम इन का मतलब क्या हुआ कि कौन आ सकता है। आप डिसाइड करते हैं कि किसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग CAP कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। फिर नेक्स्ट सवाल आता है डू यू नो देम, क्या आपको उनके बारे में पता है, इसको बोलते हैं CIP कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। आप उनके ID को चेक करते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि व्हाट आर दे डूइंग, आप वो कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, तो इसको कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि आप आए रखते हैं उनके एक्टिविटीज़ में। और फिर लास्ट आप सवाल ये देखते हैं आर दे गुड फिट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास अलग रूल हो सकता है। तो यानी कि ये चारों प्रोसीड्यूर को अप्लाई करके, ये चारों एलिमेंट्स को अप्लाई करके बैंक एक स्ट्रॉन्ग केवाईसी फ्रेमवर्क को बिल्डअप कर सकती है। देखिए दोस्तों, इतना सिंपल भाषा में और कोई नहीं समझा सकता। यही हमारा एसेंस है MCQ सेशन का। MCQ वीडियोस आपको सभी चैप्टर के मिल जाएंगे, सभी यूनिट्स के मिल जाएंगे और आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन में यदि किसी भी तरह का सवाल आए आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएं। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर D हमारा सही जवाब है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी विच इज नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला कह रहा है कि नो अकाउंट इज ओपन इन एनोनिमस और फिक्सिशियस बेनामी नेम। बिल्कुल सही बात है। CAP इंश्योर करता है कि बैंक को रियल आइडेंटिटी पता हो अकाउंट होल्डर का। फिर B ऑप्शन कह रहा है कि नो अकाउंट इज ओपन वेयर RE यानी रिपोर्टिंग एंटिटी इज अनेबल टू प्रोवाइड CDD मेजर बाय नॉन कॉपरेशन ऑफ द कस्टमर। समझिए, देखिए दोस्तों, CDD का मतलब होता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इसके अंदर हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। यदि कोई कस्टमर कॉपरेट नहीं करेगा तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि रिस्क कंसर्न है वहाँ पे। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। नो ट्रांजेक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इज अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग द CDD प्रोसीड्यूर। क्या लगता है आपको? देखिए, CDD मैंडेटरी होता है सभी अकाउंट के लिए और ट्रांजेक्शन को कंप्लाई होने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांजेक्शन को हम अलाउ ही नहीं करेंगे जब तक हम CDD प्रोसीड्यूर को फॉलो ना करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन टू बी सॉर्ट फॉर केवाईसी पर्पस ओनली वंस व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट, यानी सवाल ये है कि ये गलत है दोस्तों। देखिए, पीरियोडिकल केवाईसी अपडेट की बात की जा रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जब अकाउंट ओपन किए तब खाली केवाईसी करवा दिए, बात खत्म। नहीं, आपको पीरियोडिकली अपडेट करना पड़ेगा। तो रेगुलेशन में कहा गया है कि बैंक को पीरियोडिकली अपडेट करना है कस्टमर इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल। कुछ हाई रिस्क कस्टमर, कुछ लो रिस्क कस्टमर, कुछ मीडियम रिस्क कस्टमर होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि देखिए, कोई फेक आइडेंटिटी ना हो, कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट की है, हमेशा ID चेक करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर D। ये गलत है, मतलब यही हमारा सही होगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। Now come to the next question. KYC is to be adopted by all bank wide.
तो आरबीआई एक्ट इस्टेब्लिश करता है कि आरबीआई के रिगार्डिंग इसका जनरल पावर क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये एक्ट एम्पावर करता है आरबीआई को कि वो डायरेक्टिव इशू करे, लेकिन ये डायरेक्टली केवाईसी मैंडेट पॉलिसीज़ को डायरेक्ट नहीं करता है, राइट। तो ये तो नहीं होगा। आरबीआई का गाइडलाइंस की बात करें तो आरबीआई गाइडलाइंस इशू करती है बहुत सारे बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए, और डायरेक्टिव स्पेसिफिक होता है, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन होता है, तो जनरल गाइडलाइंस नहीं है, ये भी नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ब्रॉडर पॉलिसीज़ को सेट करती है, लेकिन केवाईसी डायरेक्टिव जो है टिपिकली आरबीआई के द्वारा आता है, तो ये नहीं होगा। तो सही जवाब है इसका आरबीआई डायरेक्टिव, याद रखिए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि आरबीआई एक समझिए कि बैंकिंग सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस है, केवाईसी पॉलिसी ट्रैफिक का रूल है। आरबीआई डायरेक्टिव इशू करती है बैंकों को कि इन सभी रूल को फॉलो करो, ताकि इंश्योर करे सभी चीज़ें स्मूथली और सेफली रन करें, फाइनेंशियल क्राइम को हम रोक सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बेसिक आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो समझिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले आपको सीआईपी समझना पड़ेगा। सीआईपी क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ प्रोसीड्यूर्स हैं, एक कुछ प्रोसीड्यूर होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कलेक्ट करना है और वेरीफाई करना है अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को। इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, राइट, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद गवर्नमेंट इशूज़ आईडी। तो सीआईपी एक क्रूशियल स्टेप होता है केवाईसी के कॉम्प्लाइंस में। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन प्रोग्राम की बात करें तो ये आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का पार्ट नहीं है। कस्टमर क्वेरीज प्रोग्राम की बात करें तो ये इसका फोकस होता है कस्टमर इंक्वायरी को हैंडल करना। कस्टमर एक्सेप्टेंस प्रोग्राम की बात करें तो सीएपी क्राइटेरिया सेट करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, लेकिन ये डायरेक्टली कलेक्शन और एनालिसिस के को एड्रेस नहीं करता। और फिर ये देखिए सीएपी के अंदर ना, जैसे ये सीआईपी मान लीजिए, तो ये सीएपी हो गया, मतलब सीएपी के अंदर आता है सीआईपी और कस्टमर लर्निंग प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए कि आप एक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं बैंक में, तो सीआईपी एक पहला स्टेप है जो जब बैंक आपसे पूछती है कि अपने आईडी दो या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दो ताकि आपके बारे में जान सकें और ये श्योर कर सकें कि आप कौन हैं। इससे क्या होता है कि फ्रॉड को प्रिवेंट किया जाता है, मतलब पहला स्टेप होता है। मैं वही बता रहा हूँ कि सीएपी का सबसेट होता है सीआईपी। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट टू बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन किन केस में नहीं करना है? बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन कर रहा है कि ओपनिंग एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। तो कहाँ नहीं करना ये सवाल है। तो देखिए केवाईसी का रेगुलेशन तो कहता है कि आप कस्टमर को वेरीफाई कीजिए जब भी आप अकाउंट को ओपन करें, तो ये तो नहीं होगा। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर फॉर नॉन अकाउंट होल्डर, तो जैसे कि हम अकाउंट ओपन करते हैं उसी तरह केवाईसी क्रूशियल है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए, ताकि इंश्योर कर सकें कि सेंडर और रिसीवर जो है लेजिटिमेट हो, ठीक है। तो अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फॉर अकाउंट होल्डर यहाँ भी हमें करना है। फिर देखिए जब भी किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो, लोडिंग रिलोडिंग और प्रीपेड ट्रैवलर कार्ड हो फॉर वैल्यू वेरिफिकेशन, ये सही जवाब है, ठीक है। तो इस केस में नहीं करना है। तो देखिए इसको समझिए, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन समझिए कि हम किसी के आईडी को आप चेक कर रहे हैं, तो बैंक जो है आपके बारे में जानती है। जब आप जानना चाहती है, जब भी आप एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, जब आप पैसा इंटरनेशनली भेजते हैं, जब आप एक बहुत सारा ट्रांजेक्शन करते हैं शॉर्ट टाइम में, यहाँ देखिए लिखा है ना, कैरिंग सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजेक्शन वैल्यूइंग ओवर 50,000 फॉर अ वॉक इन कस्टमर, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर कौन इन्वॉल्व है हाई वैल्यू कनेक्टेड ट्रांजेक्शन के सीरीज में, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ लो रिस्क ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जो कि 50,000 से कम के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उस केस में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइम का रिस्क है ना वो लोअर माना जाता है स्मॉलर ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं, सेलिंग एनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट फॉर वैल्यू बिलो 50,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। समझ में आया दोस्तों क्या रीज़न है? अगला सवाल है कि हमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीड्योर को फॉलो करना है किन के लिए, ठीक है। तो देखिए समझिए सीडीडी को, इसको हम लोग सीडीडी बोलते हैं। तो देखिए पहली बात है केवाईसी कॉम्प्लायंस। केवाईसी कॉम्प्लायंस मतलब केवाईसी रेगुलेशन में कहा गया है कि बैंक को आइडेंटिफाई करना और सभी कस्टमर के आइडेंटिटी को वेरीफाई करना किसी अकाउंट के अंदर। तो एक तो हो गया ये हमारा केवाईसी कॉम्प्लायंस। दूसरा होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सीडीडी को यदि हम परफॉर्म करेंगे ना ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पे, तो बैंक एक्सेस कर पाएगी कि ओवरऑल रिस्क अकाउंट से कितना एसोसिएटेड है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी, प्रत्येक जॉइंट अकाउंट होल्डर अवेयर हो, अकाउंटेबल हो, एक्टिविटी अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है इसके रिगार्डिंग। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, एनी वन ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। तो दोस्तों ये सफिशिएंट नहीं होगा KYC कॉम्प्लाइंस के लिए, सारे होल्डर को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर, ये भी हमारा हो, ये तो सही ऑप्शन है, रीजनल एंटिटी ओनली। सवाल क्या था समझ में आया कि जब भी हमें जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो CDD किसके लिए करना है, केवल एक के लिए नहीं, सारे के लिए। रीजनल एंटिटी का मतलब कि CDD एक बैंक लेवल प्रोसीड्यूर है, कोई रीजनल स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाई होता है। फिर थर्ड पार्टी की बात करें तो CDD जो है रिक्वायर्ड होगा थर्ड पार्टी जो कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्वेश्चन की बात, यहाँ क्वेश्चन का फोकस हो रहा है हमारा जॉइंट अकाउंट पे। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक जॉइंट बैंक अकाउंट है, आप अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, तो KYC का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों का ID देखा जाएगा जिसके पास अकाउंट का एक्सेस होगा। इससे क्या होगा कि बैंक जान पाएगी कि किससे वो डील कर रही है, और जो अकाउंट मिसयूज का जो रिस्क है उसको कम कर पाएगी। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को फ्रेम करते हैं तो इनमें से क्या इंश्योर किया जाएगा रेगुलेटेड एंट्री यानी RE के द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है। पहला है कि नो अकाउंट इज ओपन इन फिक्सिशियस नेम, एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है, फिक्सिशियस होगा। तो इससे क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोक सकते हैं और दूसरे क्राइम को रोक सकते हैं। फेक नेम का ओपन करना इलीगल होता है। फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि नो अकाउंट इज ओपन व्हेन RE इज अनेबल टू अप्लाई फॉर एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर। देखिए CDD के अंदर आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। यदि कोई कस्टमर कॉपरेट नहीं करता, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो बैंक श्योर नहीं हो सकती कि किससे वो डील कर रही है, तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकती जब तक प्रॉपर CDD कंप्लीट ना हो। ऑप्शन सी कर रहा है कि नो ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन विदाउट CDD प्रोसीड्योर। देखिए KYC रेगुलेशन में कहा गया है कि CDD हमें करना है सभी ट्रांजेक्शन के लिए, केवल अकाउंट ओपन के लिए नहीं। इससे क्या होता है कि आप सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाते हैं, फाइनेंशियल क्राइम को रोक सकते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें तो CAP समझिए कि एक सिक्योरिटी चेकलिस्ट है सभी बैंक के लिए, अपने कस्टमर को जानने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों सभी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को फ्रेम किया जाएगा तो आपको इंश्योर करना है कि सारे के सारे अकाउंट फेक नेम में ना हो, कोई भी अकाउंट ओपन हो जहाँ पे कोई नहीं ओपन हो, जहाँ पे RE जो है एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर नहीं ले पा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। अगला सवाल है कि वाइल बी टॉकिंग अबाउट KYC नाउ व्हाट डज OBD। OBD मैंने आपको पहले बताया था, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो ऑब्वियसली हमारा D नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। चलिए देखते हैं, सवाल बहुत बढ़िया है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसको ज़रा देखते हैं। देखिए इसमें जो है ना हमारा, इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका सही जवाब है ऑल एक्सेप्ट 4। मैंने आपको बताया था पैन कार्ड वाला, लेकिन बुक में आप देखिएगा तो बुक में देखेंगे तो पैन कार्ड को नहीं माना जा रहा है हमारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अगला सवाल है कि जो हमारा स्मॉल अकाउंट होता है जिसमें OBD नहीं होती है, और विदाउट OBD कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ कस्टमर प्रोवाइड द प्रूफ दैट ही हैज अप्लाइड फॉर OBD, व्हाट इज द एक्सटेंशन पीरियड। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए स्मॉल अकाउंट KYC नॉर्म जो है ना, टिपिकली कहा गया है कि आपको OBD सबमिट करना है बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए। यदि कोई स्मॉल अकाउंट होल्डर जो है OBD शुरू में नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो उसको एक एक्सटेंशन दिया जाता है, ताकि तब तक वो अकाउंट को जारी रखे जब तक वो प्रूफ कर दे कि उसने OBD के लिए अप्लाई किया है। यदि वो प्रूफ कर देता है कि उसने OBD के लिए अप्लाई किया है तो टाइम दिया जाता है। और ये जो एक्सटेंशन पीरियड होता है ना, वो 12 महीना का होता है, याद रखिए 12 मंथ का होता है। तो इसका जैसे मान लीजिए कि आप एक स्मॉल बैंक अकाउंट ओपन करवाएं बिना ऑफिशियली ID को शो किए हुए, तो बैंक आपको अकाउंट को चलता हुआ अलाउ करेगी चलने के लिए एक साल के लिए, यदि आप प्रूफ कर देते हैं कि आपने OBD के लिए अप्लाई किया, जैसे पासपोर्ट के लिए या वोटर ID कार्ड के लिए। इससे आपको समय मिल जाएगा ID मिलने में, और आपका KYC इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा बैंक के साथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल देखते हैं कि वेयर द OBD furnished by customer does not have updated address, following documents shall be deemed to be OBD for the limited purpose of proof of address, utility will not hold more than how many month। बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। देखिए दोस्तों KYC और OBD, KYC नॉर्म्स में कहा गया है कि बैंक को कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है और एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है OBD के माध्यम से, जैसे पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया। तो अब देखिए स्मॉल अकाउंट इसमें एक्सेप्शन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो स्मॉल अकाउंट में कुछ एक्सटेंशन दिया जाता है, मैंने आपको बताया था 12 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है। अब एक कॉमन एक्सटेंशन पीरियड है, जो मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन पीरियड होता है वो होता है, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, ओके।
हाँ, यहाँ देखिए ओवीडी विद आउटडेटेड एड्रेस, समझिए केवाईसी नॉर्म्स में कहा गया है कि जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है एड्रेस जो है करंट ना हो नहीं होता है। ऐसे केस में जो है ना रेगुलेशन अलाउ करती है कि आप रिसेंट यूटिलिटी बिल को यूज कीजिए। किसको यूज कीजिए? यूटिलिटी बिल को। तो यूटिलिटी बिल को यूज करके जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फोन एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है ताकि कस्टमर के करंट एड्रेस को आप यूज कर सकते हैं। तो टाइमलाइन क्या है यूटिलिटी बिल? ये इंश्योर करना कि एड्रेस अप टू डेट है, तो यूटिलिटी बिल टिपिकली जो है ना रिसेंट होना चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट होता है बिल का वो नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, 2 महीना से ओल्डर बिल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ये चांस मिनिमाइज हो जाएगा कि एड्रेस चेंज हुआ है जब तक बिल इशू हुआ है। तो सही जवाब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया एक आईडी के साथ जिसमें आपका पुराना एड्रेस है, बैंक एक्सेप्ट करेगी एक रिसेंट यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर जो कि ओल्डर ना हो 2 महीना से ज़्यादा, आप एज अ प्रूफ ऑफ योर करंट एड्रेस। इससे क्या होगा? श्योर कर पाएंगे कि आप वहीं रहते हैं जहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं, वही बात है। तो यूटिलिटी बिल जो है 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, यही सवाल है। इन केस of the aforesaid document does not have updated address for a customer for the limited purpose of address, which of the following is not considered in OVD? किसे ओबीडी नहीं माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो ओबीडी विद ऑडिटेड एड्रेस मैंने आपको समझाया। कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइमरी ओबीडी पे जो एड्रेस होता है वो करंट नहीं होता है, तो ऐसे केस में रेगुलेशन अलाउ करती है कि आप अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट को यूज करें प्रूफ ऑफ कस्टमर एड्रेस के रूप के लिए। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 को आप ओबीडी मान सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए यदि प्राइमरी ओबीडी ऑडिटेड एड्रेस है तो, ठीक है। तो 3 अब कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ देखिएगा नॉट है, ठीक है। और टाइमलेस टाइम भी आपको मैंने बताया था नॉट मोर देन 2 मंथ ओल्ड, 2 महीना से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट। एक तो ये तो होगा ही होगा, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि यूटिलिटी बिल मोर देन 2 मंथ का रहा है, तो मोर देन 2 मंथ वाला नहीं होगा, समझे? यही आंसर होगा इसका। प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट मतलब क्या होता है? एक रिसेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट जो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है ताकि ये प्रूव कर सके आपके करंट एड्रेस को। पेंशन या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर, तो यदि आप पेंशन रिसीव करते हैं तो रिसेंट पेमेंट ऑर्डर जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो। फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, क्या मतलब हुआ? ये डॉक्यूमेंट जो कि आपके एम्प्लॉयर इशू करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि एकोमोडेशन उन्होंने अलॉट किया है, ये भी प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। तो सिंपल भाषा में बात करें, मान लीजिए कि आपका आईडी कार्ड में आपका पुराना एड्रेस है, तो बैंक एक्सेप्ट करेगी कुछ डॉक्यूमेंट को ये वेरीफाई करने के लिए आपके करंट एड्रेस को। ये या तो आपका रिसेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो सकता है, रिसेंट पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो सकता है, एक लेटर हो सकता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जिसमें लिखा रहेगा एकोमोडेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक यूटिलिटी बिल जो कि 2 महीना से ज़्यादा पुराना है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बातें समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा नॉर्म्स गलत है जब आधार नंबर को हम केवाईसी पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो दोस्तों देखिए समझिए, आधार केवाईसी नॉर्म्स पहला ऑप्शन कर रहा है रिटन कंसेंट, लिखा है ना टू बी यूज्ड ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर। क्या मतलब हुआ समझिए। देखिए आधार को केवाईसी के लिए यूज करना, इसमें कस्टमर का एक्सप्लिसिट कंटेंट होना जरूरी है। दूसरा कह रहा है कि मस्ट बी रिडेक्टेड ऑन द बैंक रिकॉर्ड फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेनिंग द लास्ट 8 डिजिट। दोस्तों ये हमारा ये मिस्टेक है, इसमें रॉन्ग पूछा गया ना। समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? ये गलत है, इसको मैं समझाता हूँ क्यों गलत है। कि देखिए आधार मास्किंग मैंडेट रिटेनिंग द लास्ट 4 डिजिट नॉट 8, यहाँ पे 8 डिजिट का रहा है, ये गलत है। 4 डिजिट को रिटेन करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग में और रिट्रीवल में हेल्पफुल मिलता है। फिर तीसरा कह रहा है कि कस्टमर वांटिंग क्रेडिट ऑफ बेनिफिट सब्सिडी अंडर नोटिफाइड स्कीम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार इज मैंडेटरी। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बेनिफिट या सब्सिडीज के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, और वॉलंटरी यूज के लिए कस्टमर चूज कर सकते हैं कि आधार को केवाईसी यूज करेंगे यदि प्रेफर करें तो। जैसे मान लीजिए कि आप अपने आधार कार्ड को केवाईसी के लिए यूज करते हैं एक बैंक में, तो कुछ की पॉइंट है। बैंक को आपका रिटर्न परमिशन चाहिए आधार को यूज करने के लिए, बैंक नीड्स योर रिटर्न परमिशन। दूसरा है कि वो आपके इंटायर आधार नंबर को स्टोर नहीं कर सकते, वो उसे मास्क करेंगे, केवल लास्ट 4 डिजिट को रखेंगे रेफरेंस के लिए। कुछ केस में गवर्नमेंट रिक्वायर करती है एक फिंगरप्रिंट स्कैन जिसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बोलते हैं आपके आधार से बेनिफिट के लिए, और आप चूज कर सकते हैं कि आप दूसरे आईडी प्रूफ भी यूज करें केवाईसी के लिए यदि आप आधार यूज नहीं करना चाहते, इसलिए वॉलंटरी कहा गया है। समझ में आया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन फॉर अकाउंट ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर विद ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी ऑफ आधार इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन गलत है नॉन फेस टू फेस कस्टमर के लिए ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कह रहा है कि एग्रीगेट बैलेंस ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द कस्टमर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख। तो जो टोटल बैलेंस है एक डिपॉजिट अकाउंट में ऐसे कस्टमर के लिए 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ये सही है। कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है ना। द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन ऑल द डिपॉजिट अकाउंट टेकन टुगेदर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख, तो ये इनकरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है,
ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है समझिए। रेगुलेशन में कहा, रेगुलेशन टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट किया जा रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, उस पर कोई लिमिट नहीं डालता है। कस्टमर चाहे तो 1 लाख से ज़्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं, जब तक बैलेंस जो है जो लिमिट दिया जा रहा है उससे ज़्यादा ना हो। फिर कह रहा है कि फॉर द बोरोवर अकाउंट ओनली टर्म लोन शैल बी सैंक्शन एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टर्म लोन सैंक्शन शैल नॉट एक्सीड 60,000 इन ईयर। तो टर्म लोन टिपिकली अलाउ किया जाता है इन सभी अकाउंट के लिए जिस पे लिमिट डाला गया है 60,000। और अकाउंट ड्यूरेशन की बात की जा रही है अगले पॉइंट में, बोथ डिपॉजिट एंड बोरोवर अकाउंट शैल नॉट बी अलाउड फॉर मोर देन 1 ईयर। ये भी बिल्कुल सही है। जो नॉन फेस टू फेस आधार OTP eKYC है, यहाँ लिखिए लिखा हुआ है नॉन फेस टू फेस कस्टमर विद OTP बेस्ड eKYC, इनके लिए जो है ना टेम्प्रोरी होता है और इनको आप 1 साल से ज़्यादा के लिए ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन किया आधार कार्ड के आधार OTP वेरिफिकेशन से बिना बैंक को विजिट किए, तो आपको कुछ लिमिटेशन फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि जितना पैसा आप किसी अकाउंट में किसी समय रख सकते हैं वो 1 लाख से ज़्यादा ना हो। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका कितना पैसा डिपॉजिट किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर, जब तक बैलेंस जो 1 लाख से कम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोन ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं इस अकाउंट से, लेकिन जो लोन अमाउंट रहेगा वो 60,000 से ज़्यादा का नहीं रहेगा। और ये अकाउंट टेम्प्रोरी होता है और इसको आप 1 साल के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया? एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया इस MCQ सेशन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आप यदि इस तरह के MCQ सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, इस तरह के PDF चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो यदि आप सभी क्वेश्चन का हेल्प लेना चाहते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप में ऑन द नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं, अगले सेशन के अगले क्रैश कोर्स के अगले दिन हम लोग अगले सेशन को लेकर आएंगे। धन्यवाद।